हाँ, तो सर हमें और भी एक दो एग्जांपल ऐसे दीजिए जो आपने अपनी प्रैक्टिस में देखे, जो पैथोलॉजी जनरली हम एज अ होम्योपैथ नहीं ट्रीट करते या हम डरते हैं उसको ऐसे केस लेने से। देखिए, पैथोलॉजी हम ट्रीट नहीं करते हैं ऐसा नहीं है। अच्छा। पैथोलॉजी है वो हमें पता ही नहीं चलती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जी। अगर किसी ने आके बोला मुझे कान में दर्द है जी, या तो किसी ने आके बोला मुझे कान से डिस्चार्ज आ रहा है, तो इमीडिएटली टाइप ऑफ डिस्चार्ज, कब से आ रहा है, पेन है कि नहीं, बस स्टॉप एंड वी आर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन। वी हार्डली एग्जामिन अ ईयर। यस। आप देखिए छोटे बच्चों में मोस्टली आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसका परफोरेशन मिलता है, स्वेलिंग भी होता है तब भी हाँ, परफोरेशन होगा तभी डिस्चार्ज बाहर आएगा, तब तक नहीं आता है। और जब तक डिस्चार्ज अंदर है तब तक पल्सेटिंग पेन सिवियर होता है, पेशेंट विल श्रीकिंग विद द पेन, जो लिखा हुआ है श्रीकिंग विद द पेन, एंड द मोमेंट पस कम आउट एवरीथिंग इज सबसाइड। See, we are doing the wrong interpretation when something is discharged, patient feels better, and we are giving laxative. Just that is completely wrong. It is a course of disease. You cannot prescribe the medicine on the disease symptom. Okay. It is very clearly mentioned. See, there was one case I will share. There was one very good case. I am having all the documents. There was a case of a tympanic membrane rupture. Rupture. हाँ. And the history was like this. कि उसको किसी से मारामारी हुई और किसी ने ये हाथ का पंजा जोर से उसके कान पे मार दिया था। उसके बाद कान में आवाज आ रही है, फिर उसको सुनना कम हो गया। तो ही रश टू द ईएनटी सर्जन है। ईएनटी सर्जन ने बोला कि आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर है, आपको टिम्पैनोप्लास्टी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सुन सकते हो। तो ही वॉज नॉट अफोर्डिंग। तो किसी ने बोला सर्जरी कराने के पहले एक काम करो, होम्योपैथिक दवाई कर दो, अगर हो जाता है तो ठीक है। तो ही केम टू माई क्लिनिक। So I saw, and whatever the ENT surgeon has written, that also I go through. I have taken the history, actual history. So with the history, medicine was coming different. Because what we believe, mental law, physical law, general, सब कुछ मैं लेता हूँ। लेकिन in any case, why this happened, वो हम बहुत केस में नहीं जान पाते हैं। तो जब इसने हिस्ट्री मुझे दी कि मुझे ऐसी चोट लगी थी, उसके बाद डॉक्टर ने भी कंफर्म किया यहाँ तुम्हें चोट लगी, इसी की वजह से तुम्हारा ये रप्चर हो चुका है जी। आई हैव गिवन स्ट्रेटवे मेडिसिन, टेलुरियम। टेलुरियम इज द ओनली मेडिसिन विच हैज गॉट अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंजुरी। ओनली वन मेडिसिन। आई गिव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 3 months consecutive daily BD। अच्छा, डेली 30 BD फॉर 3 months कंसेक्यूटिव। क्यों मैंने चालू रखा वो भी मैं बोलूं। जब 15 दिन हुए तो वो मेरे पास आया, बोलता अंकल वो जो अंदर आवाज सो आ रहा था ना वो कम हो गया है। ठीक है, दवा चालू रखो। 1-1.5 महीने के बाद आया, बोलता अभी वो आवाज नहीं आता, कुछ हल्का सा सुनाई दे रहा है। सो कांस्टेंट स्टिमुलेशन इन सच टाइप ऑफ केसेस व्हाट आई फॉर हीलिंग। सी कैलेंडुला हम एक डोज देके नहीं बैठते हैं, किसी को इंजरी हुई है कैलेंडुला 5 days। सो कांस्टेंट स्टिमुलेशन इज रिक्वायर्ड इन सच टाइप ऑफ केसेस, इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी रखी। तो मैंने 30 दिया फॉर 3 months एंड यू वॉन्ट बिलीव आफ्टर 3 months सडनली वो आया और बोलता है आप धीरे से बोलो, बहुत मुझे आवाज लग रही है कान में। So I surprised. So I sent this patient to again my friend in ENT, and he confirms tympanic membrane was repaired now. Unbelievable. Now, why this patient is having a acute noise? तो उसने समझाया कि कहीं भी आप गिरते हो ना तो छिल जाता है, उसके बाद जो नई चमड़ी आती है ना बहुत सेंसिटिव रहती है, टच भी करो तो दर्द होता है। सेम हिस्ट्री हियर, इट्स अ कार्टिलेज। So first time when I treat this case, I was also not believing in myself. मुझे लगता था नहीं ये कुदरती हुआ है, लेकिन same case with different cause, perforation of tympanic membrane with recurrent otitis media, recurrent otitis media, and patient was the history कि मुझे सर्दी बार बार होती है, फिर कान में से पब्स निकलता है, फिर दर्द कम हो जाता है। See, in Merxol it is very nicely mentioned by Dr. Can. I gave Merxol. रिपीटेशन दिया था? रिपीटेशन नहीं, Merxol 200 1 or 2 dose फॉलोड बाय प्लेसिबो। उसके बाद उसको सर्दी होना कम हो गया। अच्छा, तो वो नेचुरली सर्दी कम होगी तो यहाँ पे कम होगा। एंड आफ्टर आई थिंक 6 months सर्दी हुई, लेकिन परफोरेशन से उसको पस डिस्चार्ज नहीं हुआ। अच्छा,
तब डॉक्टर के पास Reverse गया, order. डॉक्टर ने बोला हाँ। सिर्फ सुई का कांटा लगे ना उतना सा होल है, बाकी सब कुछ गया। Good. सो इफ यू नो द सर मुझे पैथोलॉजी, एक क्वेश्चन भी पूछना है, जो फर्स्ट केस आपने बताया उसमें हम कैसे जजमेंट लेके, जैसे आपने 3 मंथ्स, भले ही पेशेंट आ ही रहा था फिर बीच में, तो आपने कैसे इतनी पेशेंस रखी, या कैसे हम अपने पर भरोसा रखे कि नहीं होगा ही, जैसे नो डाउट रिलीफ हो रहा था आपने बताया थोड़ा, हाँ। पर कैसे जज करे कि कितना ड्यूरेशन लगेगा या कुछ ऐसा? ये सब है ना एक्सपीरियंस के ऊपर से आता है। कहीं बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि आप टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का रप्चर का केस हो तो इस तरह का करना है। इट्स माय अपना डिसीजन है कि पेशेंट को चलो टेलुरियम देते हैं, जब लिखा है देखा जाएगा, यार नहीं ठीक हुआ तो देखेंगे। तो सर उसका वो भी देखना पड़ता है हाँ। कि कहीं बाई चांस 1% कोई केस ऐसा है कि जिसमें वो पर्स इंटरनली कहीं जा रहा है और कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, हाँ, वो तो भी उसके साइन एंड सिम्टम आएंगे हाँ, ना। सर। अगर उसको पस पॉकेट डेवलप हो रहा है कहीं Yes, पे sir. तो नेचुरली फीवर आएगा। हाँ, तो जो भी Yes. चीज पैथोलॉजिकल उसका Perfect. नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो ये हाँ। तकलीफ होती तो है। वो भी ध्यान हाँ, रखना तो है। हम बोलते हैं ना आफ्टर मेडिसिन इफ पेशेंट फील्स बेटर, हाँ। इट डज नॉट ओनली पेशेंट फील्स बेटर, सिम्टम शुड इम्प्रूव, यस सर, रिकरेंस शुड मिनिमाइज, ये होना चाहिए। और ये भी हमें जानना है कि सर जैसे हम इनिशियल डेज की ही बात में हम ब्लंट इंजरी का कॉज ले लेते हैं, जो फर्स्ट केस आपने बताया एक्चुअली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का इतना था, डीपर नहीं देखते, जो आज हम बात कर रहे हैं पैथोलॉजी की। तो उस टाइम पे भी ऐसा कुछ आया था आपके दिमाग में कि ब्लंट इंजरी की? नहीं, मैं ऐसे जो मैंने बोला आई वॉज डिपेंडेंट ऑन द ईएनटी ओपिनियन, क्योंकि ईएनटी सर्जन इज अ मास्टर। क्योंकि इंटरनली क्या है, उसने पूरा ईरोस्कोप से देखने के बाद उसने फाइनली डिसाइड किया कि दिस पेशेंट रिक्वायर टिम्पैनोप्लास्टी। तो हम ऐसे ब्लंट इंजरी के कॉज पे ऐसे नहीं, जो 90% लोग दे रहे हैं आर्निका दे देते हैं, ऐसा नहीं। देखिए हाँ। आप अगर आर्निका को कंसीडर करोगे ना तो आप देखना रेपर्टरी में, मेरे पास बहुत साल पहले एक लड़का गिर गया था, वो स्लीप करते हैं ना बच्चे लोग खेलने जाते हैं गार्डन में, तो मुंह के बल गिरा ऐसा स्लाइडिंग से, और उसको पूरे फेस में इंजुरी आ गई, नाक फूल गया, और ये सब इंजुरी हो गई, एकाइमोसिस सारा हो गया। हम डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बोला इससे नेजल बोन का हल्का सा हेयरलाइन फ्रैक्चर है, लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। आप बोलो तो मैं पट्टी लगा के रखता हूँ, बाकी वेट एंड वॉच, और कुछ नहीं होगा, वो 1 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी चला जाएगा, बहुत पेन है तो कॉम्बीफ्लेम दे दो। जैसे टेल बोन का होता है सर। हाँ। ये पेशेंट जो था, ये पेशेंट मेरे रिलेटिव के, मेरे साला है, वो साली है, उनका बेटी का बेटा है, तो वो फैमिली मेंबर है, वो घर पे आए हुए थे, तो उनके फादर डर गए कि नहीं बेटी का लड़का है, आप देखो कुछ कल को सुनना पड़ेगा। तो मैंने उससे पहले 1-2 केस में मुझे अनुभव था कि फेशियल इंजुरी में ऐसा होता है। अच्छा। मैंने स्ट्रेटवे सिम्फाइटम दिया उसमें। अच्छा। आप रेपर्टरी में देखो फेस की इंजुरी में एक ही दवा है, दैट इज सिम्फाइटम। आई गिव सिम्फाइटम। आपको लगता होगा कि सिंगल ड्रग बहुत यूज करते हैं, सिंगल ड्रग यूज होती है अगर आपका डायग्नोसिस परफेक्ट है तो वो टारगेट पे जाके लगती है। जैसे आप समझो कि भाई अस्थमा इन ह्यूमिड वेदर तो हम दे देते हैं बेनेफ्ट्रम सब लोग, लेकिन अस्थमा इन फॉगी वेदर, हाइपेरिकम इज अ मेडिसिन, हार्डली एनीबody is using, भी नहीं सकते। तो if it is a foggy weather, asthma get worse, we have to give hypericum because it is written in that case. Calendula same way I am using in case of coryza if it is worse in the rainy weather with green color discharge. See, Kant has Boric has written. So whatever the thing is written in the Materia Medica, it is a scientific. We cannot claim कि भाई ये गलत है, हमें नहीं आता है, वो हमारा प्रॉब्लम है, साइंस का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह होती है प्रैक्टिस में। बिल्कुल क्लियर कर दिया डाउट सर कि कैसे कॉजेटिव फैक्टर को समझना है और कैसे पैथोलॉजी को समझना है। सर इसको हम कुछ होम्योपैथिक के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे बोगर सिस्टम है, लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी, या कुछ माइजम के साथ? सर देखिए बोगर सिस्टम की रेपर्टरी है, बोगर बोइंग हंसन की रेपर्टरी है, पॉकेट मेडिकल बुक्स भी है उसमें। वेरी फ्यू पीपल्स इन द इंडिया आर यूजिंग दैट। मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एक केस मुझे याद है। सी वी बिलीव इन कंकॉमिटेंट, हमने ऑर्गेनम में पढ़ाया गया है कंकॉमिटेंट, लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी एंड कंकॉमिटेंट, दीज आर द 4 टूल्स ऑन व्हिच वी आर टेकिंग द केस एंड वी आर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन। सी आई हैव गॉट वन केस लॉन्ग बैक एंड ही दैट लेडी वाज सीजरियन सेक्शन डिलीवरी हुआ था, और उसमें उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुआ था, तो 2 पॉइंट ऑफ ब्लड वॉश ट्रांसफ्यूज किया गया था उसको। अच्छा। उसके बाद वो लैक्टेशन चला, सब कुछ हुआ, लेकिन उसको वीकनेस नहीं जा रही है, वेरी वीक।
उसको आंख के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन वाज नॉर्मल। अच्छा, हीमोग्लोबिन नॉर्मल था। लेकिन डार्क सर्कल अराउंड द आईज और डलनेस इतनी कि बोलते ठीक है मैं काम करने के लिए करती हूँ, मुझे करना नहीं पसंद आता है, क्या करूँ, थक जाती हूँ बहुत। तो मैं बोला ये वीकनेस कहाँ से आई आपको? बोला डॉक्टर साहब कोई मानने को तैयार नहीं, लेकिन मेरी डिलीवरी हुई ना उसके बाद ही ये हुआ है। बहुत बार पेशेंट है ना आपको कुछ ऐसी चीज बताते हैं लेकिन साइंटिफिक बैकग्राउंड उसको भी मालूम नहीं है। तो हम उस टाइम क्या, पेशेंट जब आया था वो सीजेरियन सेक्शन हुआ, ठीक सीजेरियन सेक्शन, क्योंकि सीजेरियन सेक्शन आजकल फैशन है तो हम पूछते नहीं है ज्यादा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या था, हाइपरटेंशन था आपको और क्या था, एडिमा था, ये था वो था, पूरा काम खत्म। वीकनेस तो वीकनेस का ग्राउंड पे वीकनेस आफ्टर डिलीवरी, चाइना दीजिए, नेट्रम दीजिए, ये वो सब देखे, लेकिन वो वीकनेस जा नहीं रही थी। तो पेशेंट भी आज 6-7 महीने और कितने दिन वेट करेंगे हमारे पास, क्योंकि वो बेचारे 2-2.5 साल की हिस्ट्री दे रही है। फिर एक दिन बोलते डॉक्टर साहब देख लो आपसे नहीं होता है तो फिर मैं कहीं और जाऊं। मैंने बोला सही में जाना ही चाहिए क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ आपका केस। तो वो उठ के जा रही थी, सडनली मेरा ध्यान उसके एंकल पे गया। अच्छा। उसके दोनों एंकल में एडिमा था। तो मैंने बोला अरे एक मिनट आपको पैर में क्या हुआ? बोलता वो तो कुछ नहीं, सूजन नहीं है। तो कितने दिनों से? मैं बोला कितने दिनों से मतलब? बोलता है यूं मान लीजिए कि वो डिलीवरी हुई ना उसके लगभग 1-1.5 महीने के बाद ये सूजन चालू हुई है, जाती नहीं है। मतलब आप डॉक्टर को नहीं पूछा कभी? तो डॉक्टर बोलता है तो नॉन स्पेसिफिक है, इसमें कुछ है नहीं, आपका किडनी का फंक्शन सब कुछ रेडी है, सब सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, तो डोंट वरी, ये तो आएंगे जाएंगे। रात को सोते समय आप तकिए पर पैर रख के सो जाओ। Then suddenly my mind strike somewhere I read and Dr. Phatak and someone else has written edema on ankle joint is a concomitant of a strontium carb. Achha. See, strontium carb is nowhere in the weakness, but this patient was having that ankle swelling on that ground. And immediately I correlate this patient with the huge blood loss during the cesarean section. Yes. Now, strontium carb is a choice of medicine when there is a weakness or complication after the huge blood loss during the course of surgery. That's why strontium carb we are using as a surgical medicine. I immediately correlate and उसको मैंने बोला एक काम कीजिए, लास्ट चांस आप ये दवा लीजिए, 10 दिन के बाद मुझे मिलिए। मैंने स्ट्रॉन्टियम कार्ब 30 दिन में 4 बार उसको दी और बोला 1 वीक आप लीजिए कंटिन्यू, उसके बाद आप मेरे पास आइए। उस टाइम पोसोलॉजी मुझे कोई मतलब नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे ये पेशेंट को किसी भी तरह क्या है जानना था। एंड यू वॉन्ट बिलीव 10 दिन के बाद जब वो पेशेंट है उसने बोला डॉक्टर साहब ये दवा पहले देनी थी ना आपको, ये मेरे स्वेलिंग भी चला गया और वीकनेस भी नहीं है। ये तो बहुत टफ है, एंकल स्वेलिंग नहीं जाता है। लेकिन इस केस में तो दैट टाइम आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंकॉमिटेंट एंड ऑल द टाइम इट इज नॉट ओनली अ कंकॉमिटेंट, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द थिंग इन द पास्ट हिस्ट्री दैट वी कैन नॉट कलेक्ट। हमें रिकॉग्नाइज नहीं होता है कि वो इसकी वजह से ये एडिमा हो सकता है एंड दैट्स व्हाई वी आर मिसगाइडिंग ऑल द टाइम। तो ये पैथोलॉजी और कॉन्कोमिटेंट का अपने लेकिन ये कभी-कभी होता है लाइफ में। मैं नहीं बोलूंगा सब बार मैं कर ही लेता हूँ, ये तो मैंने सक्सेस, इससे पहले मैं कितनी बार फेल गया हूँ, ये पेशेंट में मैं 6 महीना फेल गया कंटिन्यू। तो ऐसा होता है प्रैक्टिस। पर वी हैव टू कीप आवर आईज ओपन एंड माइंड ओपन, तो हम कैच कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो सर ये पैथोलॉजी हमारे होम्योपैथिक में कैसे हम ये अगेन जैसे माइजम भी है हमारे सोरा सिफिलिस, तो उसके साथ हम कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। The knowledge of pathology always guide us where we stand or where your case is stand. See, suppose recurrent URI or recurrent cold, usually we give Sorine because it's soric, what we consider in a layman language. Suppose if there is a degenerative changes, so intercurrent we are giving antipsychotic. Suppose patient is giving the past history of recurrent abortion or tubal pregnancy. Yes. So we used to give cifilinum as an intercurrent. So knowledge of miasm. Second thing, from the pathology, we can assess whether your case is acute or chronic. कैसे सर? See, if patient is having chewing tobacco habit and he developed fibrosis. बहुत केस आते हैं, बहुत केस। ओरल फाइब्रोसिस के बहुत केस है और फ्यूचर वो टर्न आउट होते हैं ओरल कैंसर में। नाउ इफ आई नो व्हाट इज फाइब्रोसिस,
Then and that is a maintaining cause of chewing tobacco. And maintaining cause always leads to chronic disease. chronic disease, yes sir. So if we know the pathology, you can divide your patient from acute to chronic. और आप उस हिसाब से सिम्टम्स भी पूछ सकते हैं। Definitely. अगर लेबल लेके आए तो आप सिम्टम्स से कंफर्म कीजिए। या पक्का। See, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। लॉन्ग बैक देयर वाज वन केस। वो केस मेरे पास आया था गैस्ट्रोलॉजिस्ट, नॉर्मल फिजिशियन, ये सब के पास से। उसकी कंप्लेन एक ही थी कि मुझे पेट की तकलीफ रहती है। तो ये रही मेरी सारी फाइल। तो वो फाइल में पेंटाप्रोजोल लिखा हुआ था, रेंटेक लिखा हुआ था, जेलुसिल एमपीएस लिखा हुआ था। लेकिन मुझे इस किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं किया। ये लेता था तब ठीक, बाकी मैं पिछले 1.5 साल से एक जनरल प्रैक्टिशनर जो गांव में बैठते हैं, अच्छा, और ही वाज ए आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसकी दवाई से मुझे बहुत अच्छा है। अच्छा। और वो दवा अपने यहाँ से नहीं दी, उन्होंने मुझे लिख के दी, आप देखिए ये दवाई उन्होंने मुझे दी है। ओके। तो व्हेन आई सॉ इट वाज अ यूनी एंजाइम, सिंपल यूनी एंजाइम। रोज खाने के बाद मैं यूनी एंजाइम लेता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। नाउ आई एम फेड अप कि भाई 1.5 साल से तो मैं ले रहा हूँ, आखिर बंद कब होगी दवाई, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। नाउ एट दैट टाइम if I don't know what is pathology, what is allied subject, it's very difficult to give the medicine in such type of cases. Actually. And if you does not refer the proper book during the course of student life, during the course of your reading, जब भी बैठते हैं रीड करते हैं, मैंने उनको बोला आप केस लिखवा दीजिए, पूरा मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दवाई दूंगा, कल परसों आके ले जाइएगा। बिकॉज थोड़ा उस दिन मैं बिजी था, मैंने बोला कहाँ ये सब है, माथा कहाँ है, बाद में देखते हैं। लेकिन वो यूनी एंजाइम मेरे माथे में घर कर गई थी कि यूनी एंजाइम से ही ठीक हुआ, क्यों पेंटाप्रोजल से नहीं हुआ ये। तो आई वाज श्योर कि नहीं, ये तो एसिडिटी नहीं है इसको, और इट्स अ प्योरली केस ऑफ इंडाइजेशन। हम तो दोनों क्लब ही करते हैं सर, एसिडिटी और इंडाइजेशन हम क्लब करते हैं। सी आई गिव to that patient one medicine, and there is one rubric very classically written in the repertory, and we are ignoring all such type of rubric in the practice just because the lack of knowledge. We are using mostly the mind symptoms. repertory गमे इतनी जा रही है ना, पर generally we are using the mind. सर हमें यहाँ peculiar तो यही मिला, कि mind का ही देखते हैं और mind का ही करते हैं हम। Now in the repertory it is very clear cut written, indigestion from imperfect secretion of a gastric juice. See what is the use of uni enzyme if you know. एलोपैथिक फार्माकोपिया की थोड़ी दवाइयां जाननी भी चाहिए प्रैक्टिस में। तो वो यूनी एंजाइम का रोल यही है कि टू प्रोड्यूस एंजाइम टू डाइजेस्ट द फूड स्टफ। यस। एंड यू सरप्राइज द मेडिसिन वाज एल्यूमिना। Lycopodium also listed, but I give alumina with some other symptom. सर उसमें ड्राइनेस ऑफ द स्किन ये सब था, कॉन्स्टिपेटेड था, मतलब नॉर्मल स्टूल भी पास करने में डॉक्टर साहब बहुत टाइम लगता है। देखिए बहुत बार क्या होता है, रिजल्ट देता है, क्रॉनिसिटी नहीं है उसकी, मतलब देखिए क्रॉनिसिटी, ये तो ऑलरेडी क्रॉनिक बन गया केस। दूसरी बात उसकी टेंडेंसी, वो बोल रहा है कि नॉर्मल स्टूल भी पास करने के लिए मुझे बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है। ओके। सो बहुत बार क्या था, आई कैन नॉट से इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, बट other symptoms which patient explained, it was included with the alumina, and that alumina plays a role. So if I perceive the case from that point of view, that also gives the result. That's why. Sir, so importance of such type of cases. सही है। कौन सी रेपर्टरी हमें पढ़नी चाहिए एक्चुअली शुरुआत में, 2-3? देखिए ऐसा है ना कि सबसे अच्छा तो मैं बोलूंगा इजी में इजी फाटक रेपर्टरी। सेकंड, मैंने स्टार्ट में, मुझे यू विल सरप्राइज कि मैंने अपनी पहली रेपर्टरी DHMS पास करने के बाद खरीदी थी। सर मुझे रेपर्टरी का नॉलेज बिल्कुल नहीं था। आई वाज नॉट नोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेपर्टरी एट दैट टाइम। ये सब चीज मैंने पास होने के बाद सीखी है, खुद मेहनत करके इसमें। जैसे जैसे फेलियर आते गए लाइफ में, ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैं सीखता गया ये सब चीज। और बहुत बार क्या होता है ना कि हम, मान लीजिए कोई डॉक्टर से आके पूछे कि आपने क्यों हायोसियामस दी मुझे अच्छा हो गया, लेकिन हायोसियामस क्यों दी? It was very difficult for me to explain why I gave hyoscyamus to you, because I am not clear. I have given hyoscyamus just because you are suspicious, but why you are suspicious I don't know.
आई एम हेल्पलेस एट दैट टाइम स्टिल। मेरे पास 1 या 2% के ही जवाब है, 98% के जवाब अभी भी नहीं है मेरे पास। तो सर तो ऐसा भी हो इतने सकता साल है से प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं। हाँ, मैंने अब पिछले 5-7 सालों से रीजनिंग चालू किया, लिखना जैसे अच्छा। जैसे मुझे पता चलता है मैं लिखने चालू किया है। लेकिन Okay. आई होप कि डे विल कम कि मेरे पास शायद 200-300 रीजनिंग होंगे तो मैं हाँ। सारा का सारा पब्लिश कर दूंगा, ओपनली मैं बोल दूंगा, कुछ भी मैं हाइड नहीं करता हूं। सर इसमें कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि डेलीजन मतलब पेशेंट ही क्लियर नहीं है, बताने के लिए हमें सिम्टम्स नहीं मिल रहे हाँ हैं, तो लेकिन वो हाँ। मैं कन्विंस कैसे करूं कि हाँ। भाई पेशेंट क्लियर नहीं तो है। आप पूरा डेटा रख रहे हैं। हाँ। तो धीरे धीरे मैंने चालू किया ये सब चीज कि भाई मैंने ये कहाँ पढ़ा, ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ लिखी अच्छा। हुई है, एंड कोरिलेट फिजिकल विद द मेंटल। ओह माय गॉड, अभी भी मैं आप आपको एक इतना- सिंपल एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपका चाइल्ड है, छोटा इन्फेंट चाइल्ड है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं और वो करना ही नहीं चाह रहा है, वो धक्का मार दे रहा है। रिफ्यूज फिर आप जबरदस्ती कर रहे हो, उसके बाद 2-4-5 बूंद गई, देन ही स्टार्टेड इट टेकिंग मिल्क। तो जब ये पेशेंट मेरे पास आए, मान लीजिए कि भाई देखिए आजकल ये फीडिंग नहीं था, मुझे बहुत जबरदस्ती करना पड़ता है, तो फिर तो लेता है। व्हेन आई सॉ द माउथ, I saw that it was a stomatitis. स्टोमेटाइटिस। Now infant stomatitis. पेशेंट आया मेरे पास क्यों? इसे दूध नहीं पीना है, इसे मेरा फीडिंग नहीं लेना है। Aversion to nursing is a mental symptom. And why this mental symptom develop? Because of this pathology. Yes. Now अगेन द सेकंड स्टेटमेंट कि मैं जबरदस्ती करती हूँ ना, थोड़ा जाता है उसके बाद पी लेता है। See the answer is written in the same repertory in the generality, aversion to milk, but few drops of milk, then it relieves the pain, dryness of the mouth in the bryonia, and bryonia is a medicine, simple medicine. आपने स्टोमेटाइटिस, इन्फेंट स्टोमेटाइटिस में यूजुअली वी आर गिविंग बोरेक्स, but bryonia is another medicine. क्या बात है सर। So if you correlate the thing with the mind and the pathology and the physical, you complete the circle and you come out with the answer. That's why. सर बहुत कुछ जाने पर आप एक, मुझे पता है कि आपने अपना भी एक बहुत अच्छे से पैथोलॉजी सॉल्व की, अपना एक एक्सपीरियंस खुद का। पैथोलॉजी नहीं बोल सकते हैं, वो एक सेंसेशन था मुझे खुद को, वो मैंने सॉल्व किया बिकॉज 2019 में मैं क्रिकेट यूजुअली बहुत एग्रेसिवली खेलता था, तो मैं बॉलिंग डाल रहा था और सडनली मैं गिर गया, यूज बलून फूटा, ऐसा आवाज आया और मैं गिर गया और सीवियर पेन वाज देयर इन माय लेफ्ट फुट, एंड एट दैट टाइम मेरा पैर यूं लटक गया था। आई वाज नॉट नोइंग कि मुझे क्या हुआ है, आई वाज जस्ट श्रीकिंग पेन से, एंड समबडी कॉल्ड द डॉक्टर, ही टुक मी टू द हॉस्पिटल एंड फाइनल डायग्नोसिस व्हाट ही डिड कि यू आर हैविंग a tendo-achilles totally rupture. Tendo-achilles rupture, which is the strongest tendon of our body, which bears the weight of our body. Yes, it is totally ruptured from its attachment. So MRI was done and he suggests that now surgery is the only way. See, tendon rupture, if from the attachment, no way, no homeopathy. Because no homeopathy, because अगर आप दवाई लेते, see, Tendo-Achilles rupture, one medicine is listed in the repertory. First time मैंने भी देखी, that is Natramur. वो रप्चर का है? हाँ, it is totally rupture from the attachment. Attachment. Yes. मैं एक चीज और बताऊं, some of the antibiotics are there if you are taking, that also may cause that Tendo-Achilles rupture. वो मुझे उस टाइम पता चला, वो डॉक्टर ने मुझे गाइड किया कि आप कोई दवाई ले रहे हो, मैंने बोला नहीं। क्यों ऐसा पूछा, बोलता है एक एंटीबायोटिक का नाम मैं भूल गया, उसने उसकी साइड इफेक्ट में ये होता है कि अगर स्ट्रेन आया तो ये रप्चर कर जाएगा वहां से। अच्छा। तो उसने उस टाइम मुझे सर्जरी एडवाइस की और लंबर पंचर दिया मुझे, सर्जरी चली 1.5-2 घंटा। सर वो डिटेच भी था आपका? पूरा निकल ही गया था, काफ मसल में हो गया, चला गया था। तो ही हैज टू फाइंड आउट और स्ट्रेच, और मेरे कैल्केनियम बॉल में ड्रिल किया उसने और उसको वहां पे टाई करके बांध दिया। उसके बाद जब उसने बोला कि भाई सर्जरी हो गई, लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर करूं, शायद ऐसा हो आपको फुल लाइफ स्टिक लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, आफ्टर सर्जरी? हाँ, क्योंकि टेंडो-एकाइलिस रप्चर है ना, ये अनकॉमन है। आप अगर कोई भी ऑर्थोपेडिक के पास जाओ ना, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, पूछो कि आपने टेंडो-एकाइलिस रप्चर कितने रिपेयर किए हैं, शायद 10 साल में एक भी नहीं किया होगा। ACL कॉमन है ना सर? हाँ,
ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज कॉमन, इट्स अ टेंडोएकाइलिस रप्चर पूरा। वो बहुत हाँ, तो बोलते ये नहीं, बहुत अनकॉमन है, तो जिसको एक्सपीरियंस है उसी के पास करवाओ। तो उन्होंने मेरी सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद उन्होंने मुझे बोला शायद ऐसा हो सकता है कि पूरी लाइफ आपको स्टिक लेके चलना पड़े, क्योंकि आपकी एज भी 56-57 है। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे ये रप्चर क्यों हुआ। बोलता है हमारा रिपोर्ट शांति से घर जाके पढ़ना, यू विल गेट ऑल द आंसर। ठीक। अच्छा। मैं घर गया तो मैंने हमारा रिपोर्ट क्यूरियोसिटी पढ़ा, इट वाज अ कैल्सिफाइड टेंडन, दैट्स व्हाई इट इज गेट रप्चर्ड फ्रॉम देयर। तो उस टाइम वो डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट थे उनका फोन आया मेरे पर कि जब आप ठीक हो जाओ उसके बाद दोबारा आना मेरे यहाँ, आपको दूसरे पैर का भी हम एक एक्सरे निकालेंगे, क्योंकि ऑलवेज ये जो कैल्सिफिकेशन होता है वो बायलैटरल होता है। अच्छा। जैसे ये वास्कुलर नेक्रोसिस यूजुअली बायलैटरल होता है, इस तरह कैल्सिफिकेशन टेंडन का ये बायलैटरल होता है। तो मैं डर गया, मैंने बोला यार ये तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो जो होगा अभी तो देखें इसका। तो बीच में मुझे नेक्रोसिस भी हुआ, क्योंकि शुरुआत में जब सर्जरी होती है तो हफ्ते 10 दिन वो लोग सिंपल खाली बैंडेज अप्लाई करते हैं। जब ये सेट लगता है उसके बाद ये लोग खोल के प्लास्टर देते हैं। अच्छा। तो उसमें नेक्रोज हो गया 1 वीक में। प्लास्टर के बाद? हाँ। प्लास्टर के पहले जब उसने बैंडेज बोलते सुनी भाई ये नेक्रोज हो गया है, सो वी हैव टू वेट फॉर 5 to 7 days। कुदरती अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर रीसर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि टेंडन के पीछे कुछ नहीं है, सीधा स्किन ही रहता है। तो उस टाइम मैंने अपनी मेडिसिन ली। उन्होंने एक एंटीबायोटिक दी, फ्रैंकली मैं बोलूंगा, उन्होंने एक एंटीबायोटिक मुझे दी, लेकिन उन्होंने बोला इसका कोई रोल नहीं है, मैं सेकेंडरी रोकने के लिए दे रहा हूँ। सो इफ यू हैव गॉट एनी मेडिसिन यू टेक। जब वो तकलीफ अपने पर आती है, वो पॉलीफार्मेसी होता है, वो मोनोफार्मेसी, ये सब नहीं होने वाला है। सही बात है। I took arsenic and lachesis both at the time। Within 6 days वो काला जो था वो चला गया पूरा। अच्छा, 6 days? 6 days में डॉक्टर ने बोला नाउ देयर इज नो साइन एंड सिम्टम ऑफ नेक्रोज, नाउ आई कैन गो फॉर अ प्लास्टर। तो सर ये तो खुद का ही तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने प्लास्टर अप्लाई किया उससे पहले सारे सूचर्स उसने काट दिए। हाँ। कि नहीं अभी सूचर्स ठीक है, मैं प्लास्टर देता हूँ। और 1.5 month 6 वीक का प्लास्टर। 6 वीक के बाद जब उसने प्लास्टर खोला, डॉर्सिफ्लेक्शन करवाया, थोड़ा थोड़ा हो रहा था क्योंकि वो पूरा स्टीफ हो चुका था, एडिमा था और बहुत सेंसिटिव स्किन हो गई थी वहां की। प्लास्टर खोला, उसके बाद उसने मुझे बोला कि आपका पैर फीट जो है फुट 1.5 इंच लेंथ कम हो गई है इसकी, जस्ट बिकॉज ये टेंडन जो हमने खींच के बांधा और टूट गया था ना इसलिए। लेकिन ये लंबा हो जाता है, जस्ट यू हैव टू बेयर पेन। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला एक शूज की हील आप ज्यादा रखिए, एक की कम रखिए और कीप ऑन वॉकिंग। शुरुआत में तो वॉक करना बहुत दर्द होता था, धीरे धीरे पैर में ड्रैग करूं, ये करूं, करते करते वॉकर लेके चलूं, फिर स्टिक लेके धीरे धीरे, और साथ में फिजियोथेरापी मैंने करवाई। जब फिजियोथेरापी वाले थेराबैंड बांध के पैर खींचते थे, इतना पेन होता था, आई यूज्ड टू क्राई एट दैट टाइम कि मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। लेकिन थैंक्स टू माय फिजियोथेरापी डॉक्टर, उसने बहुत मेहनत की और आफ्टर 3 months माय लेंथ केम टू नॉर्मल। अपने कोई मेडिसिन ली थी? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं ली। उसके बाद अच्छा, मैंने चलना चालू किया नॉर्मल ही शूज से। लेकिन व्हेन आई वॉक मुझे एक फील हो रहा था कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ऑन द टोज ही मैं चलता था। अच्छा। वो पूरा पैर रखना चाहिए था, लेकिन मैं रख ही नहीं पाता था, मैं टोज पर चल रहा था। तो मैं उसी डॉक्टर के पास गया कि अभी तो ये हो रहा है, देखिए लेंथ तो बढ़ गई। बोलता आप चलो। तो मैं चलता था ना, तो वो बोलते कहाँ आप टोस पे चल रहे हो? देखो मैं तो टोस पे चल रहा हूँ, मेरा पैर कहाँ पूरा नीचे छू रहा है। बोलता नहीं सुन रहा है। हाँ, कि मैं चल रहा हूँ, मैं और टोस पे चल रहा था, इसलिए कि मुझे लग रहा है मेरा पैर नहीं छू रहा, इसलिए मैं पैर थोड़ा ऊपर ही रखता था, यूं यूं यूं। वो बोलता है नहीं, आपको साइकोलॉजी हो गया, आपका पैर छू रहा है, अभी आप भार दे के चलो, ये करो। ठीक है, मैं 3 वीक वेट किया, लेकिन वो चीज नहीं गया। तो एक दिन बैठा था तो वो रेपर्टरी में कहीं तो कुछ मिलेगा, तो आई वाज सर्चिंग सम डिल्यूजन। आई गॉट वन rubric in which it is very clearly mentioned, delusion, my feet is not touching the ground when I walk. And one medicine is there, thuja.
I immediately correlate that thuja with the calcification. See if I know the pathology. What is calcification? It loses the elasticity. आपने Yes. गुजराती में बरड़ कही है. हाँ. वो रबड़ पुराना होता है, आप खींचो तो टूट हाँ. जाता है. Same thing happen in my tendon. Yes, brittle. So, brittleness. हाँ. So key symptom of thuja is a brittleness, and in the Boric Materia Medica it is very clearly written: injury in tendon and calcaneus spur and the heel. Choice of medicine is a thuja. सर पर ये तो आपने एक्सेलेंट कोरिलेट किया, मतलब मैंने थूजा लिया एंड यू वॉन्ट बिलीव राजल बेन कि विद इन 3 days मेरा गेट नॉर्मल हो गया. मुझे ही नहीं पता चला. मेरे क्लिनिक में मेरे जो असिस्टेंट डॉक्टर थे और स्टाफ थे बोलते डॉक्टर सुनील भाई आप तो एकदम नॉर्मल चलने लगे. तो मैंने तब रियलाइज किया रही वो सेंसेशन ही नहीं रहा मेरा कि मेरा पैर छू नहीं रहा है ग्राउंड पे. एक्सेलेंट एग्जांपल सेंसेशन का पैथोलॉजी के तो साथ साथ. हम अगर बोलते हैं कि सेंसेशन इज अ डिफरेंट मेथड, आई डोंट बिलीव, बिकॉज sensation is nothing but a subjective sensation. And it comes from the time of homeopathy research. Homeopathy originate. हम बोलते हैं मुझे प्यास ज्यादा लगती है, वो क्या है? It is nothing but a sensation. So sensation cannot be a different method, I can say. It is already included in the homeopathy right from the beginning. एक्चुअली Today I came to know. हाँ. So traditional homeopathy, if I am practicing, I have to consider all these things in a practice. ब्यूटीफुली सम अप हो जाता है ना, पूरा डायनेमिक केस हो जाता है. यू कोरिलेट. सी हियर इज अ मेंटल डिल्यूजन. मैंने लिया, मैं बोलूं मैं मेंटल पे ट्रीट किया. अरे मेंटल पे क्यों ट्रीट हुआ? बिकॉज द पैथोलॉजी वाज ऑन द सेम. यस. और सर हर केस डिफरेंट होता है ना. डेफिनेटली हर केस में तो आप एक लाइन पे नहीं जा सकते. 100%. तो सर मुझे एक क्वेश्चन ये भी पूछना है, जो 3 मंथ्स आपने होम्योपैथिक में जनरली हम लोग तो मतलब यार्निका ले ली या रूटा ले ली या कुछ भी ले लेते हैं, मतलब फॉर सपोर्ट. मतलब हीलिंग के लिए, टेंडन हीलिंग के लिए भी कुछ ना कुछ आपने कुछ. मैंने कुछ नहीं लिया बिकॉज आई वाज वेरी क्लियर कि उसने टेंडन डाल दिया अंदर, टाई अप कर दिया तो हील होगा अपने नीचे. मैं क्यों दवा लूं? क्योंकि पहले मैं पूरा किया. अगर पार्शियल केयर रहता तो शायद मैं कुछ लेता, लेकिन ये मालूम था कंप्लीटली मुझे तो सरेंडर ही होना उनके सामने, इसलिए मैंने कर दिया. लास्ट क्वेश्चन, ये केस का फोटोज मैं 100% डालूंगी, आप देखना कि सर ने कितनी ब्यूटीफुली वो ये सॉल्व हुआ है सर का सेंसेशन केस का. पर मुझे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर आप कुछ ACL के केस अगर आपके पास है या कुछ भी 1-2 केस का डिस्कशन करके हम सम अप कर सकते हैं सर. पैथोलॉजी के ACL का केस मैंने पूरी तरह से ट्रीट नहीं हुआ है. अच्छा. When the question comes ligament में ऐसा है कि मेडिसिन आप दो, जैसे हमारे में मैं अपने प्रैक्टिस में होता है गेटिसबर्ग एक्वा इज अ मेडिसिन इन होम्योपैथी व्हिच कैन स्ट्रेंथन द लिगामेंट, ये लिखा है. अच्छा. तो जैसे ACL है, एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट की इंजरी है, जब पैर स्ट्रेच हो जाता है, तो मेन बेसिक अगर आपको मालूम है किसी भी डिसीज का कि कोई भी पेन है तो यू हैव टू गिव रेस्ट. 80% पेशेंट रेस्ट नहीं देते हैं, उसकी वजह से उनका पेन चलते रहता है. अगर पेशेंट ने रेस्ट दे दिया पहली बार में along with your medication 80 to 90% सॉल्व होता है, लेकिन 10% रह ही जाता है. एंड फॉर दैट व्हाट आई पर्सनली बिलीव सर्जरी इज रिक्वायर्ड इफ इट इज नेसेसरी. अदरवाइज चल रहा है तो चलाना चाहिए. कुछ पार्टी ऐसे कि जहाँ पे पूरा वेट आता है. और दूसरी बात उसमें कोई चीज आप मान लीजिए अल्ट्रासाउंड भी दे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा. So rest is the only treatment. Yes. Along with our medicine. So thank you so much sir, आपने बहुत अच्छे से समझ किया. फिर भी इतना जो 1 point rubric, 1 short रेमेडी वो बहुत अच्छे से पैथोलॉजी के साथ कनेक्ट करके हमें गाइड किया सर. क्योंकि हमारी रेपर्टरी आप देखिए ना, तो अगर हम बोलते हैं कि हम डायग्नोसिस में बिलीव नहीं करते हैं, हम तो होम्योपैथ हैं, हम तो दवाई सिर्फ साइन एंड सिम्टम पे देते हैं, तो मेरा क्वेश्चन हमेशा ऐसा रहा कि भैया कौन से साइन सिम्टम पे. अननोइंगली वी आर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन ऑन अ कॉमन सिम्टम एंड दैट्स व्हाई दैट इज द फर्स्ट रीजन वी फेल. यस सर. पर्टिकुलरली इन द एक्यूट अवर मेडिसिन. अब मान लीजिए किसी को गैस है और फ्लैटर्स पास से आराम मिल रहा है, यू आर गिविंग लाइकोपिडिन, इट इज नो वे, वो वर्क करनी नहीं है. रूट तक जाएगी नहीं अंटिल एंड अनलेस. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि एक इंडाइजेशन का पेशेंट था, वो 15-20 दिन से कहीं खा पी के आया था, इंडाइजेशन हुआ और ये सब दवाई ले रहा था, और वो बच्चा अपनी मदर के साथ आया था. उसकी मदर बोलती है कहां से इसको ठीक होगा सुनील भाई, दिन भर तो खाते रहता है. सी
Sometimes patients is giving the history and patient giving the name of a medicine. It is a weakness of our part. We cannot perceive. See, indigestion है तो आपको भूख नहीं लगेगी, जनरली कम लगेगी, Yes. तो ये पूरे दिन खाते रहता है, कहाँ से ठीक होगा? See, rubric indigestion with increased appetite. Mudsol is a medicine. I gave Mudsol and it works. कहीं से भी नहीं लगता कहीं में सर। बोलता हाउ यू परसीव, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं नहीं बोलता तो पेशेंट बोलता है वो सब मैं इंटरप्रेट करता हूँ। इफ इट इज ए अनकॉमन थिंग दैट आई एम इंटरप्रेटिंग इन माय लैंग्वेज। सर बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, इतना जानने को मिला। दैट इज एन आर्ट इन होम्योपैथी। मुझे तो बहुत कुछ सीखना है अभी, लेकिन जैसे जैसे धीरे बढ़ रहे हैं अच्छा लग रहा है कि चलो प्रैक्टिस में सब मिल रहा है सीखने को। सर ये प्लेटफॉर्म पे बहुत कम टाइम में आपने बहुत अच्छा बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि पैथोलॉजी, जैसे हमारा होम्योपैथी भी, जैसे हनीमान सर ने फाइंड आउट किया उसका ट्रिगर पॉइंट है मलेरिया लाइक सिम्टम्स। तो मलेरिया क्या वर्ड है, डायग्नोसिस तो है ही ना, मतलब वी हैव टू वॉक विथ हैंड बाय हैंड सब सब्जेक्ट। और एक चीज मैं बोलूंगा फॉर ऑल द होम्योपैथ्स, पर्टिकुलरली सीनियर्स। यस सर। जिस दिन हम सीनियर होम्योपैथ हमारा खुद का एक्सपीरियंस डिस्क्लोज करना चालू कर देंगे ना स्टूडेंट के सामने, उस दिन होम्योपैथी में लिमिटेशंस हमारे स्टूडेंट के बहुत कम हो जाएंगे, कम हो जाएगी, स्कोप बढ़ जाएगा। अगर हम सिंप्लीफाइड वे से उनको सिखाना चालू करेंगे ना, तो इट्स वेरी इजी टू प्रैक्टिस होम्योपैथी एट दैट टाइम। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। रैपअप में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये मेरा पर्सनल है एक्सपीरियंस कि सर को मैंने जस्ट मैसेज किया था, इतने सीनियर होम्योपैथ्स में से सर ने तुरंत से मुझे रिप्लाई दिया। ही इज ऑलवेज रेडी टू मेक अस लर्न। मुझे इतना इजी लगा कि चलो हम कुछ इतना इंफॉर्मेटिव, क्योंकि सर के पास तो अभी 1 और घंटा निकल जा सकता है, इतना बिजी है, फिर भी हमें इतना कोऑपरेट किया और हमेशा तैयार होते हैं हमें सिखाने के लिए। कभी भी पूछते हैं सर हमेशा जवाब देते हैं। सो इट्स वेरी नाइस ऑफ यू सर, एक्चुअली आपने सही बोला लास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। और हमें ये भी लिख के बताइए, क्योंकि सर के पास हम वापस तो आएंगे कभी, पर और क्या जानना है या ये टॉपिक कैसा लगा या इसमें कोई क्वेरी है तो हम श्योर पूछेंगे सर से और आगे जानेंगे भी सही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।